नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम एक पर्टिकुलर डिसीज मल्टीपल माइलोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि ये बीमारी किस कारण से होती है, इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है, इसके डिसीज को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है और इससे हम किस प्रकार के आउटकम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ब्लड में कई प्रकार के सेल्स होते हैं। इसमें से एक सेल होता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का ये काम होता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे। जैसा कि आपको कहीं और से भी ये पता होगा कि ये एंटीबॉडीज बॉडी में इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है बाहर के फॉरेन बॉडीज से लड़ने के लिए, बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट। तो ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कई बार ये प्लाज्मा सेल्स का ग्रोथ जो होता है ये डिसऑर्डर्ड हो जाता है और ये बहुत अधिक मात्रा में एक पर्टिकुलर प्रकार का एंटीबॉडी ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि एक ही क्लोन का एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू हो जाता है तो इसे हम मोनोक्लोनल, मोनो मींस एक प्रकार का, एक ही क्लोन का एंटीबॉडी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के कारण क्या होता है कि बॉडी में जो नॉर्मल एंटीबॉडीज का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और उसके डिक्रीज होने के कारण बॉडी की इम्यूनिटी इफेक्ट हो जाती है सबसे पहले। तो दूसरी बात ये होती है कि ये जो एंटीबॉडीज क्योंकि ज्यादा अमाउंट में भी प्रोड्यूस हो रही होती है, ये जब किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाती है तो ये किडनी को भी डैमेज कर देती है। तीसरी बात ये है कि क्योंकि ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होता है तो बॉडी के जो ब्लड होता है इसकी विस्कोसिटी भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा होने लग जाता है। और ये प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन नहीं होता है जो बॉडी को हेल्प करता है, ये एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, इसलिए बॉडी को एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स जिस जगह पे बन रहे होते हैं यानी कि बोन्स में, है ना, तो बोन्स में जो नॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है उसको भी अफेक्ट करता है, जिसके कारण खून में कमी आना शुरू हो जाती है। तीसरी बात, ये बोन्स को भी डैमेज करना शुरू हो जाती है, जिसके कारण लाइटिक लेशंस हो जाते हैं और कई बार फ्रैक्चर्स भी बोन में क्रिएट हो जाते हैं। और कई बार जो इसका मरीज होता है ये या तो बहुत ज्यादा वीकनेस या किडनी फेलियर या फिर हड्डियों में दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। इसकी जो एज होती है, जनरली डायग्नोसिस की जो मीडियन एज होती है कि जिस एज में ज्यादा से ज्यादा मरीज मिलते हैं, तो जनरली 60 साल से ऊपर के लोगों में इस बीमारी को देखा गया है। अब मैंने जैसे कि बताया कि इसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है कि बोन इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसमें बोनी लेशंस होते हैं। बोन मैरो इन्वॉल्व होता है जहाँ पे ब्लड का प्रोडक्शन होता है, इसके कारण अनीमिया होता है या खून की कमी होती है। इसके अलावा किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके कारण किडनी के फंक्शन अफेक्ट हो जाते हैं। चौथी बात, इसमें कैल्शियम का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया होता है ये क्रैब क्राइटेरिया के नाम से जाने जाते हैं। C फॉर कैल्शियम, R फॉर रीनल, A फॉर अनीमिया और B फॉर बोन लेशंस। तो इन क्राइटेरियाज के फुलफिल होने के बाद हम मल्टीपल माइलोमा के डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। अब इस बीमारी को कंफर्म करने के और क्या क्या तरीके हैं? इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए ये तो क्लिनिकल क्राइटेरियाज हो गए और लेबोरेटरी क्राइटेरिया हो गए। इसके अलावा पर्टिकुलरली प्लाज्मा सेल्स के कारण ही ये सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इसको समझने के लिए ब्लड में सीरम फ्री लाइट चेन ऐसे, मतलब कि ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है जो ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो रहा होगा तो उसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ में प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं जिससे हम ये समझ पाए कि कोई पर्टिकुलर प्रकार का एबनॉर्मल प्रोटीन जो नॉर्मली नहीं देखा जाता है उसका ज्यादा मात्रा में ब्लड में प्रवेश है। तो अगर ये चीज हमें मिलती है तो इससे हमको कंफर्म हो जाता है कि मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी मौजूद है। इसको और अच्छे से कंफर्म करने के लिए एक बोन मैरो टेस्ट की जाती है जिसमें बोन से, हड्डी में से जिस जगह पे ब्लड का प्रोडक्शन होता है वहां से एक टुकड़ा निकाला जाता है और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि क्या प्लाज्मा सेल्स अधिक मात्रा में मौजूद है, एबनॉर्मल क्वांटिटी में मौजूद है। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम ये लेबल कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान को मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी है। अब हम ये समझते हैं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो देखिए ये एक प्रकार की खून की बीमारी है, तो जो बाकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज है जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन, ये दो मोडालिटी इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं आती क्योंकि खून तो बॉडी में हर जगह जा रहा होता है ना। तो ब्लड में कई जगहों पे ये प्रोडक्शन के प्रॉब्लम होते हैं तो इसमें सर्जरी बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। रेडिएशन तब कारगर है या तो कोई पर्टिकुलर बोन में जहाँ पे इसके प्रोडक्शन के कारण हड्डियां जो है वो अफेक्ट हो रही है या तो फिर उसके कारण कोई ना कोई गांठ क्रिएट हो रही है जिससे मरीज को बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में
रेडिएशन दिया जा सकता है पैलेटिव इंटेंट के साथ। लेकिन इसमें जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी होता है ना, जो या फिर सिस्टमिक ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ जो होती है वो यूज की जाती है। कुछ दवाइयों के नाम मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि बोर्टिजुमेब, लेनालिडोमाइड, थैलिडोमाइड, पोमालिडोमाइड, इस प्रकार की कई सारी दवाइयाँ हैं जो इसमें दी जाती है। इसमें कुछ टारगेटेड ड्रग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि डाराटुमुमैब। ये ड्रग्स भी इस बीमारी को अच्छी तरह से इसकी रोकथाम करने के लिए काफी कारगर सिद्ध होते हैं। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी या टारगेटेड ट्रीटमेंट के द्वारा करते हैं तो इसका रिस्पॉन्स देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें जो मेनली इन्वॉल्व होता है वो खून में कमी आना, एबनॉर्मल प्रोटीन्स का क्रिएट होना, ये सारी चीज़ें होती है। बल्कि जो बाकी कैंसर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें हम सीटी स्कैन के द्वारा ये समझते हैं कि बीमारी पहले 10 सेंटीमीटर की तो अभी 5 सेंटीमीटर पे, पर ब्लड तो हर जगह है, तो इसको साइज के रूप में मेजर करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो हम रिस्पॉन्स असेसमेंट करते हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो भी क्लिनिकल क्राइटेरिया मैंने आपको क्रैब में बताया वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो रही है कि नहीं। मतलब अगर कैल्शियम ज्यादा था तो कैल्शियम कम हुआ कि नहीं, अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट था तो किडनी फंक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, अगर ब्लड में कमी थी तो ब्लड का इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, और अगर बोन्स में लेशन थे तो कहीं वो बढ़ तो नहीं रहे। हालांकि बोन्स के चेंजेस तुरंत गायब होना बहुत मुश्किल बात होती है एटलीस्ट, लेकिन अगर बोन के लेशन बढ़ नहीं रहे देन हम ये बोल सकते हैं कि मोस्टली जो हम दवाइयां दे रहे हैं उससे मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी जो है कम हो रही है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसमें हम सीरम फ्री लाइट चेन, ऐसे अगेन जो ब्लड टेस्ट है एबनॉर्मल प्रोटीन को डिटेक्ट करने का, उसको हम कर सकते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि एबनॉर्मल प्रोटीन टू नॉर्मल प्रोटीन का जो रेशियो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही में जो एबनॉर्मल प्रोटीन का स्पाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिखता है वो स्पाइक नॉर्मल पेशेंट के जैसा हो रहा है कि नहीं। ये सारे टेस्ट करके हम ये देख सकते हैं कि बीमारी का रोकथाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बारी ये है समझने की कि क्या हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं और क्या इस बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल माइलोमा ऐसी बीमारी है जिसका हम बहुत लंबे समय तक रोकथाम करके रख सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। अब इसको लंबे समय से रोकथाम करने के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चालू रखना पड़ता है, और इंटरमिटेंटली हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं एक पॉसिबिलिटी रहती है कि बीमारी कभी ना कभी वापस आएगी। तो इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग, जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे उस तरीके से इसको मॉनिटर करते रहना पड़ना जरूरी होता है। अब मैंने जैसे ये बोला कि बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती है, तो क्या कंटिन्यूसली मरीज को जिंदगी भर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है? तो देखिए, इसको आपको इस तरीके से समझना है। कुछ मोडालिटीज ट्रीटमेंट की ऐसी है जिसमें से एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी है। इस मोडालिटी में हम बहुत हाई डोज में कीमोथेरेपी देते हैं ताकि बॉडी के ऑलमोस्ट जो ब्लड सेल्स है वो किल हो जाए, और उसके बाद बॉडी के स्टेम सेल्स जो होते हैं उनको इन्फ्यूज किया जाता है ताकि ब्लड फिर से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। तो जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो नॉर्मल ब्लड सेल्स के साथ भी मर जाते हैं, और फिर जब फ्रेश ब्लड को इन्फ्यूज किया जाता है तो बॉडी में काफी दिन तक ये बीमारी के वापस आने के चांसेस कम रहते हैं। तो ऐसे में कई सालों तक मरीज को बिना ट्रीटमेंट के भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद रखा जा सकता है। पर क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है? तो ये कहना थोड़ा गलत होगा। हालांकि कई बार हमें कई सालों तक बीमारी को बिना ट्रीट किए भी रहने का मौका मिल जाता है, तो ट्रांसप्लांट का वहां हमको फायदे में देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।